सर्किट के क्वेश्चन देखकर अगर तुम्हारे भी दिमाग में हो जाता है शॉर्ट सर्किट और इतने बड़े बड़े और जटिल सवालों को देखकर तुम डरते हो, तो आज का ये जो लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो आपके लिए है। अगले 30 से 40 मिनट में करंट इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। और इतना दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद चाहे सर्किट का, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का, किसी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी सवाल हो तुम डरोगे नहीं। सर्किट का कितना भी मुश्किल सवाल है तुम चुटकी बजाते ही विद इन 10 to 20 सेकंड उस सर्किट के किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अंदर करंट, सब कुछ बहुत आसानी से निकालोगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने इस YouTube चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर और इस 21 डेज की फिजिक्स की री नीट की कमबैक सीरीज में, जहां हम 21 दिनों में फिजिक्स को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले माय डियर फ्रेंड। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। और आपको बता दिया जाएगा 4 से 5 सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल लगभग पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से लगभग एक सवाल देखने को मिलेगा। ओम लो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहीं ना कहीं आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। एक सवाल आपको नॉर्मल सर्किट का जरूर देखने को मिलेगा और एक इंस्ट्रूमेंट से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो सवाल है उन सभी चीजों को अपन कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक करंट क्या होता है, धारा क्या होता है, वहां से लेकर आपको इंस्ट्रूमेंट तक की सारे कंसेप्टों को कवर करवाने वाला हूं। मेनली मेरे एक बात का ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिराइव हुई, उसका वो कैथोड ट्यूब वाला क्या एक्सपेरिमेंट था, ये सब चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये सब चीजें पढ़ने का जो समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा और अपने ये वन शॉट नहीं, स्मार्ट वन शॉट है, जहां हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट लेकर आना है। 30-40 मिनट में हमें सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से रिवाइज कर उसके सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट को पढ़ना है और बहुत बेहतरीन सवाल करने हैं। तो आज मैं सवाल भी आपके लिए लेकर आया हूं। पीवाईक्यू आज मैं नहीं करवाऊंगा, पीवाईक्यू तुम खुद करोगे। देखो यार, मैंने ये सोचा कि मेरे 25 सालों के जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, उन टीचरों के एक्सपीरियंस से उन्होंने जो मुझे क्लास में नोट्स लिखवाए वही कंसाइज कर मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्यों ना मैं उन नोट्स के साथ उन टॉपिक के जो क्वेश्चन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे नोट्स में करवाए, जो ट्रिकी है, जो कंसेप्चुअल है, उनको आपके सामने लेके आऊं। इसीलिए मैं केमिस्ट्री में तो वही कर रहा था, फिजिक्स में भी अब वही करूंगा। क्योंकि 5 साल के पीवाईक्यू मैं करवाऊं, 10 के तुम करो। इससे बढ़िया कि इस लेक्चर को खत्म होने के बाद मैं हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको साथ में करवा ही रहा हूं। खुद से आप बैठकर 15 साल के नीट के, 3 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर लो, 150 नंबर की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई करंट क्या होता है। करंट को क्या कहते हैं भाई? धारा। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, अगर कोई एक एरिया है, एरिया का मतलब सर क्षेत्रफल, अगर कोई एरिया है, मान लो ये एरिया है, तो इस करंट से 4 जगह फ्लो जो हो रहा है उसकी रेट को ही अपन क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से चार्ज के फ्लो की रेट को अपन क्या बोलते हैं? करंट। रेट जहां आ गया वहां टाइम तो आना ही है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? Q/T हो गया। करंट कैसी क्वांटिटी है माय डियर फ्रेंड? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। करंट 2 टाइप से होती है सर, एक होती है एवरेज करंट और एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज क्या होता है भाई? मान ले 10 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में तेरी वेलोसिटी क्या हुई, वो हो गई एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 10 सेकंड तक एक सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो हुई, वो हो गई क्या? एवरेज करंट। वहीं मैं पूछ लूं कि 5वें सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूछ रहा हूं, तो वो हो गई अपनी इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट को क्या कहेंगे भाई? आई एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी का मतलब Q2 माइनस Q1 अपन T2 माइनस T1, या T1 कर देना माय डियर फ्रेंड। भाई इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर समय पर, तो जहां भी एक इंस्टेंटेनियस का नाम आता है वहां आपको अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। और वहीं यहां भी किया है, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dQ/dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उसके जितने फॉर्मूले वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, I और VD में रिलेशन। माय डियर फ्रेंड सुनिएगा, अक्सर आपको करंट जो होती है उसमें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर हिंदी में अपवहन वेग। अपवहन वेग, तो अपवहन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट या धारा के साथ रिलेशन आपको पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। सर इतना धुआंधार फॉर्मूला कैसे याद रखे? कौन क्या है भाई, हमें पता नहीं पड़ रहा है। भाई सुन मेरी बात, क्या वैन का नाम सुना है? हाँ, वही वैन जिससे अपन डरते थे बचपन में कि किडनैप हो जाएंगे, वही वैन आपको यहां भी याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? वैन का मतलब क्या होता है? सुन भाई, वैन का मतलब न, ये इसकी स्पेलिंग है इस वैन की, और ये वी कौन सा है? डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वैन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो
तो I इक्वल्स टू वैन होता है, I क्या है करंट है, VD क्या है अपवहन वेग है, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया A से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक होती है धारा घनत्व, एक तो होता है अपने पास धारा करंट, और एक होती है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो क्या होता है करंट डेंसिटी। तो इनके बीच का रिलेशन होता है I इक्वल्स टू J इंटू ए, J डॉट ए होता है, ठीक है, I इंटू J डॉट ए, यानी कि I करंट है, J जो है वो अपना करंट डेंसिटी, और A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसके ऊपर एक कॉमन सवाल अक्सर देखने को मिलता है, और वो क्या देखने को मिलता है कि मेरी बात सुन लीजिए, अगर दो एरिया अलग अलग, एक ट्यूब है जिसमें एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया क्या है भाई A2 है, और A1 एरिया जो है वो ज्यादा है और A2 एरिया जो है वो कम है, तो करंट दोनों में कितनी होगी, दोनों में करंट सेम होगी। एरिया A1 ज्यादा होता है और अपन को सीधा सीधा पता पड़ रहा है A जो है वो J के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां एरिया ज्यादा वहां डेंसिटी कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, जहां कम एरिया होगा, पतला पाइप होगा, वहां से क्या होगा डेंसिटी ज्यादा निकलेगी। और वहीं अपन ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी तो पढ़ते हैं, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, भाई यहाँ भी डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां बड़ा एरिया वहां डेंसिटी कम होगी। भाई एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की बात करते हैं। एक है अपना बेंगलोर का प्यारा चिन्ना स्वामी का ग्राउंड, जो कि बहुत छोटा सा है, ठीक है, उसमें भी आपको 1 लाख लोग भरने हैं। और दूसरा है अपना अहमदाबाद का बहुत बड़ा ग्राउंड, जहां भी तेरे को 1 लाख लोग भरने हैं। बता कहां डेंसिटी ज्यादा होगी, सर जहां एरिया कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो वही बात हमने यहां की, जहां एरिया कम वहां करंट डेंसिटी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओम का नियम क्या होता है। भाई क्वेश्चन करेंगे, आगे बरकरार रहिएगा। ओम भाई साहब ने बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी तार के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो किसके बराबर होता है, धारा के समानुपाती या करंट के समानुपाती होता है। और इनके बीच का ग्राफ तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड। जब इस कांस्टेंट के साइन को हटाया गया तो एक सुंदर सा स्थिरांक या फिर सुंदर सा कांस्टेंट आ गया, जिस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, जिस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस या फिर हिंदी में शुद्ध भाषा में प्रतिरोध कहते हैं सर। और यही प्रतिरोध तो आगे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी चलाएगा। और प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध एक बाधा है सर। बाधा मतलब कैसी बाधा, अगर कोई काम आप अच्छे से करने जा रहे हो और बीच में कोई रुकावट आ जाए, उसी को बाधा कहते हैं। तो अगर किसी सर्किट में करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है और उसको बीच में कोई रोके या फिर उसका बाधा ले आए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। और ओम भाई साहब का जो नियम था वो केवल कंडक्टर्स के लिए या चालकों के लिए था। तो इस टाइप का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड, कि ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। पहले में आपको कंडक्टर, दूसरे में आपको सेमीकंडक्टर, तीसरे में आपको सुपर कंडक्टर, और चौथे में आपको ऑल ऑफ दिस दे सकता था। आपको कंडक्टर पे टिक करना है। दूसरी चीज आपको ये पूछी जा सकती है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ना देकर किसी मेटल, नॉन मेटल इनका नाम दे दिया, तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन कंडक्टर है, जो आपके 8वीं 10वीं के नॉलेज से आप पहचान लेंगे। आइए थोड़ा सा अच्छे से जानिए माय डियर फ्रेंड कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, वो डेफिनेशन में आपको समझा चुका। अब मेन चीज आती है कि प्रतिरोध डिपेंड किस पे करता है सर, क्योंकि इसके ऊपर नीट, जेईई, एम्स में बहुत बार सवाल आ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रतिरोध जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि वो जो तार है, जो वायर है, जिस सर्किट में हमने जो वायर लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है। दूसरा डिपेंड करेगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर मोस्टली डिपेंड करता है प्रतिरोध पर, यह बात ध्यान रखना। और तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जो वायर आपने लिया है सर, उस वायर की डायमेंशन क्या है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है। अगर एरिया सीधा सीधा ना बोले तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस भी बोल सकता है। तो रेडियस भी एरिया पे डिपेंड करती है। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसा हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था माय डियर फ्रेंड कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही ये जो आर है वो भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है। किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, रिवाइज कीजिए। कैपेसिटेंस किन पे डिपेंड करता था, मीडियम, मटेरियल और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वही चीजें यहां भी है। और आर का एक शुद्ध फॉर्मूला, जैसे हमने वहां लिखा था C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वैसे ही आर का शुद्ध फॉर्मूला क्या है भाई, असली फॉर्मूला जो है वो ये है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। हमें ऐसा बोला जाता था माय डियर फ्रेंड कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा, एक सुंदर का स्थिरांक आ गया। और सुंदर सा स्थिरांक कौन सा था, रो था, जिसको प्रतिरोधकता बोला गया या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया। रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया, प्रतिरोध बोला गया। जो भी 2 चीजों पे डिपेंड करता था, मटेरियल और टेम्परेचर। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है, रो जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
अब एक बहुत सुनहरी बात आप समझिएगा कि कंडक्टर के लिए प्रतिरोध और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन कंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए और कंडक्टर के लिए दोनों क्वेश्चन आपके नीट के सवाल में पूछे जाते हैं। बट सेमीकंडक्टर तो एक पूरा अलग से चैप्टर है जहां हम पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मेनली कंडक्टर्स की बात कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड। क्या होता है समझिएगा, आपने तापमान बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सोचिए कोई एक ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे चार्ज है, आपने उस ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो जो इलेक्ट्रॉन है क्या फटाफट भागने लगेंगे। भाई एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे में बहुत सारे व्यक्ति है, ऐसा मान लीजिए उस कमरे के बाहर आग लग जाती है, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, क्या वो लोग भागने लगेंगे? यस सर। क्या यानी कि उनकी वेलोसिटी बढ़ी? यस सर। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो मैं तुझे पूछ रहा हूं कि ये जो अपना बंद कमरा था उसमें एक पॉइंट यहां से यहां जाने तक पहले टी टाइम लग रहा था, ठीक है, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो टाइम बढ़ेगा या कम होगा? सर वो टाइम 100% कम होगा। पहले इस दीवार से उस दीवार तक जाने में 1 मिनट लग रहा था, अब वो 10 सेकंड में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है बाहर आग लग चुकी है। तो ये जो टो है वो क्या है? टाइम है। तो टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। अगर टाइम कम लग रहा है तो टो जो होता है वो अपवहन वेग के समानुपाती होता है, तो अपवहन वेग भी कम लगेगा और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखें। अगर ये बीच की चीजें याद ना रहे, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब सर हमने देखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुन, अब मैं तुझे ये कह दूं, क्या कह दूं? अगर मैं बता दूं, सुन भाई, ये है अपना वायर, 2 वायर लाने थे अपने को, ठीक है। एक बंडल है अपने पास वायर का। जब भी आप घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, एक पूरा वायर का बंडल आता है, उसमें से तूने 2 टुकड़े काटे, एक है काला एक है नीला। अब ये 2 टुकड़े काटे और तूने बोला कि एक की लेंथ 10 मीटर है, दूसरे की लेंथ 20 मीटर है, ठीक है। तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। तो सुन मेरी बात, अपने पास 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि तू 2 डिफरेंट वायर ले सेम बंडल से। बंडल एक ही है भाई, बंडल एक होना क्यों जरूरी है? बीडी का बंडल नहीं, वायर का बंडल। बंडल एक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बंडल सेम रहेगा तो क्या होगा? सेम टाइप का वायर रहेगा, एक ही कंपनी का वायर रहेगा, एक ही कंपनी का वायर रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर तो सेम ही होगा, ठीक है। मटेरियल कब सेम होगा? जब आप सेम बंडल से वायर ले, अलग अलग 2 वायर ले लिए तो फिर अब मतलब ही नहीं है। अब 2 चीजों पे और डिपेंड करेगा, लेंथ पर और एरिया पर। कैसे डिपेंड करेगा वही हमें समझना है। तो सुनना मेरी बात अगले 5 मिनट तक ध्यान से। अगर तूने 2 वायर अलग अलग लिए, काट कर ये 2 वायर ले लिए तूने अलग अलग, तो वो कैसे डिपेंड करेंगे? तो सर वो डिपेंड करेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यानी कि अगर एक की लेंथ 10 मीटर है और दूसरे की लेंथ 20 मीटर है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सर 1:2, क्योंकि लेंथ का रेशियो भी 1:2 है। अगर वहीं मैं बोलूं कि एक का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और दूसरे का 20 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सर 2:1, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं तुझे रेडियस का रेशियो दे दूं, रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? सर 4:1, क्योंकि रेजिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा? एरिया, और एरिया का उल्टा क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने काम कर दिया। अब मेरी बात सुन, अब आएगा असली मजा, अब आएगा जीवन का असली मजा। तुझे कैसे आएगा बताता हूं मैं तुझे। कंप्यूटर का माउस निकाल के मैं ले आया हूं तेरे लिए, तेरे को जिंदगी का असली मजा दिलाने के लिए। भाई साहब ये एक वायर था जो तूने बंडल से निकाला, इस पूरे को एक ही वायर मानना है तुझे, ठीक है। ये माउस वाउस को देखना मत भाई तुम। ये एक वायर था, इस वायर को तूने काटा सबसे पहले। अब तू है भाई कंजूस का चाचा, अब तुझे पता पड़ा कि ये वायर काट तो लिया, मुझे चाहिए था 5 फीट वायर और ये तो है 4.5 फीट। तो तूने क्या किया? इसको खींच कर लंबा कर दिया। अगर तू एक ही वायर काटता है और उसको खींचकर अगर लंबा करता है, क्या तो भी उसकी लेंथ बढ़ेगी? यस सर, तो भी लेंथ बढ़ेगी। तो तब भी लेंथ में चेंज आएगा? यस सर, तब भी लेंथ में चेंज आएगा। तो तब जो लेंथ में चेंज आया उस चेंज के कारण, तब जो लेंथ में चेंज आया उस चेंज के कारण रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई पहला केस था वायर ही 2 अलग अलग थे, दोनों की लेंथ अलग अलग थी, तो तब जो लेंथ में चेंज था उस कारण क्या फर्क पड़ा? दूसरा, एक ही वायर है जिसको खींच के लंबा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? सुन मेरी बात, एक ही वायर है जिसको तूने खींचा, तो मेरी बात सुन, अगर तू वायर खींच रहा मतलब ऑब्वियसली उसकी लेंथ बढ़ेगी, बट वो वायर पतला होता जाएगा तो उसका एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बट वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहेगी, और जब सेम रहेगी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A को, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। भाई देख कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तेरे को थोड़ा सा सिखा भी देता हूं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब तेरे को रेडियस और लेंथ में रिलेशन निकालना है, तो एरिया को गायब करना होगा। V इक्वल्स टू क्या होता है? A इंटू L होता है। तो A की जगह में क्या लिख सकता हूं? क्या V/L लिख सकता हूं? यस सर।
तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओपन वी, और ऊपर एक बार फिर एल आ जाएगा एल स्क्वायर, और वी तो कांस्टेंट है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। यानी कि हमें समझ में आया कि जब एक ही तार को खींचा जाता है तो रेडियस जो है अपने रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या यहां तक मामला क्लियर है? क्या चीजें समझ में आई? दो अलग अलग तारों में क्या दो अलग अलग कंडीशन होंगे, ठीक है। एक सवाल करते हैं, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक वायर है जिसका पहले रेजिस्टेंस आर नॉट है, अब उसको स्ट्रेच किया गया, खींचा गया और उसकी लेंथ में 10% वृद्धि कर दी, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट वृद्धि होगी या फिर कमी होगी? वृद्धि होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सुन मेरी बात, कैसे निकालेंगे सर? पहले तो था R1 इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है। फिर आपने बोला कि R2 जो है वो आपको निकालना है, तो आपने क्या किया? आर नॉट प्लस कितनी वृद्धि की? देखो भाई पहले से आर नॉट तो था, ये अपना R1 है, R2 कितना होगा? R2 होगा सर आर नॉट प्लस 10% वृद्धि की। 10% वृद्धि का मतलब 0.1 आर नॉट हो गया क्या भाई? 0.1 आर नॉट ही तो होगा। पहले आर नॉट था, उसमें 10% वृद्धि, मतलब उसमें और जोड़ दिया, तो R2 इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया? 1.1 आर नॉट। पहले आर नॉट था, 1.1 आर नॉट हो गया है। तो अब मुझे पूछा परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज में वृद्धि? सीधी सी बात है भाई, परसेंटेज में वृद्धि आपके पास पहले था आर नॉट और वहां से हो गया 1.1 आर नॉट, तो कितना परसेंटेज में वृद्धि हुई? बताइए भाई कितना परसेंट बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, बताइए भाई कितना परसेंट बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए माय डियर गाइज, कितना परसेंट बढ़ेगा? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पानी की बोतल कहां है डियर गाइज? 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ भाई, कैसे निकालते भाई परसेंटेज में एरर? बहुत सिंपल सी बात है सर। अरे अरे सुनो भाई, अपन को लेंथ में 10% वृद्धि करनी थी। अपन को किसमें 10% वृद्धि करनी थी? लेंथ में। अगर लेंथ में 10% वृद्धि कर दी तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी? तो सर मेरी बात सुनिएगा, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं R1 जो था वो तो था आर नॉट, ठीक है। तो मैंने मान लिया L1 जो था, L1 भी जो था वो कितना था? एल नॉट। अब L2 कितना हो गया सर? L2 हो गया अपना 1.1 एल नॉट। सुन भाई, पहले एल नॉट पहले एल नॉट था, अब 1.1 एल नॉट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस पहले R1 था जो कि आर नॉट के बराबर था, अब R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1.1 एल नॉट के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अगर तेरे को परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो तू कैसे निकालेगा? 1.1 एल नॉट, अरे भाई इमोशनल हो गया, 1.1 एल नॉट का स्क्वायर माइनस एल नॉट का स्क्वायर ओपन एल नॉट का स्क्वायर इंटू 100। इस तरीके से तू निकालेगा और तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मे भी 21% आएगा, बट ये माथा फोड़ी करनी नहीं है। सुन तू, अगर ये सब करने गया तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। लेंथ में कितना हुआ, ये कितना हुआ, तेरे को सीधी सी गणित ध्यान रखनी है। एक तरीका बता रहा हूं, क्या तरीका? सुनना। अगर लेंथ में 10% वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी? सुन मेरी बात, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। अब मैं बोलूं परसेंटेज इंक्रीज, मैं बोल रहा हूं डेल्टा R ओपन R इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा L ओपन L इंटू 100 होगा क्या? 2 इंटू डेल्टा L ओपन L इंटू 100 होगा क्या? जितनी भाई लेंथ के परसेंटेज में वृद्धि होगी, ये पूरा लेंथ का परसेंटेज है, उससे 2 गुना रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी। यस सर। तो इसमें 10% इंक्रीज हुआ, क्या 20% आंसर आना चाहिए? यस सर। अब सुन, अगर ऑप्शन 20%, 40%, 10% ऐसे दिए तो आंसर तो 21% टिक कर आगे जा सकता है, जो 20 के आसपास का आंसर रहेगा। देखो एक्चुअल में वृद्धि 21 हुई है, पर इससे अपन 20 तक पहुंच पाएंगे। इस फॉर्मूले से अपन कहां तक पहुंच पाएंगे? 20 तक। तो अगर ऑप्शन 21, 40, 50, 100 ऐसा है तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है और पास पास के ऑप्शन है जैसे कि 20, 19, 18, 21, तो कैसे करेंगे? तो इसका एक जुगाड़ मेरे पास है। क्या जुगाड़ है समझना।
जितनी भी परसेंटेज में वृद्धि हुई है, एक ट्रिक सिखा रहा हूं भाई, समझना भाई ट्रिक, जितनी भी परसेंटेज में वृद्धि हुई है उसका 2 के साथ तो गुणा कर दो, सबसे पहले 2 के साथ गुणा कर दिया, प्लस जितनी भी वृद्धि हुई है उसमें पीछे वाला आदमी को छोड़ दो। अब पीछे वाला आदमी को छोड़ दो, आगे वाला जो आदमी है, आगे वाला जो आदमी है उसका स्क्वायर कर कर जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर कर जोड़ दो। क्या किया, जितनी भी परसेंटेज में वृद्धि थी उसका 2 के साथ गुणा कर दिया, क्योंकि डबल करना है, प्लस एक चीज और जोड़नी है कि जो आगे पीछे वाला एक नंबर है उसको छोड़कर आगे जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर कर कर जोड़ दो। तो मेरे पास कितना हो गया, 21%। सर एक बार और एक एग्जांपल देके समझाइए। अब मैं बोल रहा हूं लेंथ में वृद्धि 20% हो गई, कितनी हो गई, 20%, तो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले कर दे 20 के साथ 2 का गुणा, प्लस कर दे इस पीछे वाले नंबर को उठाकर आगे क्या है 2 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो 40 प्लस 4 तो 44%। तुम एक्चुअल मेथड से करके देख लेना, एग्जैक्ट 44 ही आंसर आएगा। तो ये भी एक धुआंधार तरीका है अपने पास, इससे भी तुम कर सकते हो। आगे बढ़े क्या, केसीएल और केवीएल अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं, बट अपन को इनको बहुत अच्छे से नहीं करना है, क्योंकि अपन ट्रिक से सारे सर्किटों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान लो, थ्योरेटिकल सवाल आ जाए। केसीएल भाई साहब ये कहते हैं कि हम चार्ज कंजर्वेशन लो या फिर आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं, और किसी सर्किट में या किसी जंक्शन पर कि जितनी धारा अंदर जाती है उतनी ही करंट बाहर भी आती है, और जंक्शन पर जो टोटल करंट रहती है वो 0 के बराबर रहती है। मतलब माय डियर फ्रेंड, अगर I1 अंदर आ रही है और I2 भी अंदर आ रही है और I3 बाहर जा रही है, तो I3 जो है वो I1 और I2 के जोड़ के बराबर होगी। वहीं दूसरा नियम जो है वो केवीएल का, किरचॉफ भाई साहब का एनर्जी संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण पे है, जहां ये बोला जाता है किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। सर इसके क्वेश्चन आगे करेंगे, देखना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 होते हैं, सीरीज और पैरेलल, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा। इस टाइप से है तो R1 और R2 दोनों जुड़ जाएंगे, I सेम होगी, V डिवाइड हो जाएगी, समानुपात में डिवाइड होगी, ठीक है। यहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, V सेम होगा, I डिवाइड होगा और व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होगा। ये बात 8वीं 9वीं 10वीं से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ सवालों को करेंगे। सुन भाई, R इक्विवेलेंट निकालना A और B के बीच में। सर बहुत सिंपल है, कैसे सिंपल है, सुन भाई, ये तीनों तो हो गए सर सीरीज में, ये तीनों तो हो गए सीरीज में, और वो इसके पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। निकालना आंसर गलत आएगा। अब मेरी बात सुन, बीच में तुझे ये क्या सीधा तार दिख रहा है, यस सर, यानी कि अगर ये पॉइंट एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा, यस सर। सीधा तार यानी कि एक ही पॉइंट है वो दोनों, तो एक ही पॉइंट है भाई, तो ये तो सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहां जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां भी होगा, तो ये तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सर्किट बच जाएगा केवल अपने पास इतना, और इतने के बीच में तो प्रतिरोधी कितना है 2 ओम, तो 2 ओम आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल नीट में बहुत बार आया है, ध्यान रखिएगा। एक और सवाल है, एक तार है जिसका प्रतिरोध 6 ओम है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, उसको अगर मैं एक हेक्सागोन बना दूं, तो हेक्सागोन बना दूं तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सुन, 6 ओम का एक वायर था, अब उसको हेक्सागन बना दिए, 6 अलग अलग भागों में तोड़ा, भाग नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या 1 ओम होगा, यस सर। 6 बराबर भागे टोटल 6 ओम था। अब ये सर्किट क्या कुछ ऐसा बन गया, ये ए, ये बी, और ऊपर जो है वो पूरे 5 ओम है, 5 ओम का वायर है, ठीक है, और ये 1 ओम है, इस तरीके का बन गया। देखो भाई, ये पूरा एक साइड आ जाएगा और ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल को कैसे सोल्व करेंगे, 5 × 1 अपन 5 + 1, तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक और सवाल है भाई, इस सवाल में अब अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना सीख गए, अब अपन पोटेंशियल को और करंट को डिवाइड करना सीखेंगे। यहां बोला है कि ये पूरा सर्किट है, उसमें इस 2 ओम के अंदर आपको करंट दे रखी है केवल 4 एम्पियर, तुझे भाई साहब इन सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालनी है। क्या निकाल सकता है, यस सर। कैसे निकालेंगे, सुन मेरी बात, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ऊपर इक्विवेलेंट कितना होगा, ऊपर इक्विवेलेंट कितना होगा ये बता तू मेरे को, ऊपर का नीचे, ऊपर का पूरा इक्विवेलेंट और नीचे का पूरा इक्विवेलेंट। सर नीचे तो हो जाएगा 4 ओम, और ऊपर कितना होगा, 1 और 2 पैरेलल में है तो 0.5 और 2 सर 2.5। अब सुन मेरी बात, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है सर, होती है क्या, समानुपात में डिवाइड होती है, व्युत्क्रमानुपात में, या फिर इनवर्स में डिवाइड होती है, सर इनवर्स में डिवाइड होती है। तो अगर यहां पर 4 एम्पियर जा रही है तो यहां कितनी जानी चाहिए, अगर 2.5 में 4 एम्पियर जा रही है तो यहां कितनी जानी चाहिए। सर आप रेशियो निकाल लीजिए ना, निकाल लिया, व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होती है तो यहां की करंट अपन को I2 नहीं पता है, तो I2 लिख लिया, और यहां मैंने कितना लिख लिया, 4 लिख लिया, इसको इससे काटो तो I2 क्या इक्वल्स टू मेरे को 2.5 मिल गई, यस सर। तो यहां कितनी जाएगी, 2.5 एम्पियर जाएगी। तो यहां जो 4 एम्पियर थी, क्या यहां 2.5 एम्पियर आ गई, यस सर। अगर 2.5 एम्पियर इसमें से जा रही है,
क्या इसमें से भी यही जाएगी? यस, क्योंकि दोनों सीरीज में और दोनों के अंदर सेम करंट जाती है। यस सर। अब यहां जा रही थी मेरे पास 4 एम्पियर, तो देखो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर मिल गई है। अब 4 जो है वो डिवाइड होगी और दोनों एक एक है, तो क्या दोनों के अंदर 2-2 एम्पियर चली जाएगी? क्या दोनों के अंदर 2-2 एम्पियर चली जाएगी? यस सर। तो क्या सबके अंदर अपन ने करंट निकाल ली? अगर सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने को बोले तो V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। पहले का निकालो, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। दूसरे का निकालो, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। नीचे का भी 2, इसका कितना हो गया? 5। इसका कितना हो गया? 5। तो कोई भी सर्किट आ जाए, क्या इस तरीके से तुम करंट और पोटेंशियल को डिवाइड कर निकाल सकते हो? क्या आगे बढ़े? एक सवाल और है भाई, एक सवाल और है। तुमको पूछा क्या है? इस 20 ओम और 10 ओम में करंट पूछिए, कैसे निकालेंगे? वही अपना पॉइंट पोटेंशियल मेथड को यूज कीजिए। मानो क्या मानो? मैंने इस पॉइंट को मान लिया, क्या इस पॉइंट को क्या मान लूं मैं? बताओ। किसी भी एक पॉइंट को 0 मान लिया, ये 0 मान लिया, ये 0 वोल्ट है, तो क्या ये 30 वोल्ट हो जाएगा? कल वाले लेक्चर में सिखाया था कैसे होगा। क्या ये 30 वोल्ट हो जाएगा? यस सर। क्या ये भी 30 वोल्ट होगा? यस सर। अगर ये 0 है तो क्या ये भी 0 होगा? यस सर। अब यहां 30 वोल्ट और बीच में एक बैटरी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, तो कम होगा। कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो क्या यहां 10 वोल्ट हो गया? यस सर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो अपन को 10 वोल्ट मिल गया? यस सर। वही यहां देख, यहां ये 30 है, 10 कम कर दे उसमें से, यहां 20 वोल्ट आएगा और यहां 0। भाई ये मैंने क्या कारीगरी की? ये ट्रिक है जो कल कैपेसिटर के लेक्चर में सिखाई है। जो एब्सेंट थे जो लोग, वो जाके देखे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ही चीज अगर अपन हर लेक्चर में बार बार सिखाएंगे तो कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। अब तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, क्या तू करंट निकाल सकता है? सर यस सर। I इक्वल्स टू V ओपन R। तो क्या 1/2 तेरा आंसर आ गया? वही अगर तू यहां निकालना चाहे तो I इक्वल्स टू V ओपन R, तो यहां कितना? 2 एम्पियर आंसर आ गया। देख भाई, कोई KCL KVL नहीं लगाया, मैंने पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज किया है और आपके सामने सारे सवाल आपके सामने। सर अपन ने कल वहां भी एक जंक्शन पोटेंशियल पढ़ा था और उसका क्वेश्चन भी किया था केवल कैपेसिटर में कि तीनों जगह अगर ये आ जाते और तीनों जगह बीच में अगर यहां भी बीच में रेजिस्टेंस होता सर, तो हमको जंक्शन का पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता। वहां अपन ने क्या पढ़ा था? C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। यहां अगर ऐसा कभी हो जाता है तो फॉर्मूला होगा V1 ओपन R1 प्लस V2 ओपन R2 प्लस V3 ओपन R3 ओपन 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बॉस व्हीटस्टोन ब्रिज? जब एक साइड का सिस्टम दूसरी साइड के सिस्टम के बराबर हो जाए तो बीच वाले का सिस्टम हैंग हो जाता है। यही कंसेप्ट है बॉस व्हीटस्टोन ब्रिज का। आइए समझते हैं क्या है। 5 रेजिस्टेंस का एक सिस्टम होता है जहां R1 R2 R3 R4 5 रेजिस्टेंस होते हैं। नॉर्मली अगर ये नहीं होता बीच वाला आदमी तो ये दोनों सीरीज में होते, ये दोनों सीरीज में होते और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो पैरेलल में होता और अपन R इक्विवेलेंट निकाल लेते। पर इस भाई साहब ने माहौल बिगाड़ा है पूरा। माहौल कैसे बिगाड़ा है? ये भाई साहब आए बीच में और इन्होंने ये कहा कि अब तुम्हें हम R इक्विवेलेंट नहीं निकालने देंगे। तो हमने भी बोला तेरा जुगाड़ तो हम ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे समझना, जब R1 ओपन R2 का रेशो R3 ओपन R4 के रेशो के बराबर हो जाए, यानी कि ऊपर वाले दोनों का रेशो नीचे वाले दोनों के, या फिर इसके इस साइड वाले दोनों का रेशो इस साइड वाले दोनों के बराबर हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है? ये जो ऊपर वाला पॉइंट है P और नीचे वाला पॉइंट है Q, इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। और जब पोटेंशियल सेम है तो R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, क्या करंट कोई फ्लो होगी? नहीं होगी। तो इस सर्किट को अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और अपने पास केवल ऐसा बच जाता है, ऐसा बच जाता है। और अगर ऐसा बच गया है तो क्या अब तुम A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में। यही कंसेप्ट अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का। कई बार हमें व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड, और उसका एक रूप ये है। ऐसा देखकर तुम सोचोगे भाई सर R इक्विवेलेंट कैसे निकालें? अरे मूर्ख प्राणी, देख बहुत सिंपल है। A और B, मैं 2 पॉइंट और बना देता हूं। मैंने यहां बना दिया मेरी मर्जी से पॉइंट P और यहां बना दिया मेरी मर्जी से पॉइंट Q। जब भी ऐसे जटिल सर्किट दिखे आप पॉइंट बना दीजिए सबसे पहले, फिर पॉइंट बनाकर आप क्या कीजिए? ड्रॉ करना शुरू कीजिए। 4 पॉइंट बनाने मेरे को, तो A B और P और Q, ये मैंने 4 पॉइंट बना दिए। अब सुन मेरी बात, पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में? A और P के बीच में। तो ये ले मैंने A और P के बीच में बना दिया पहला रेजिस्टेंस। दूसरा P और Q के बीच में, तो ये P और Q के बीच में बना दिया एक रेजिस्टेंस। तीसरा Q और B के बीच में, ये ले Q और B के बीच में बना दिया मैंने तीसरा रेजिस्टेंस। चौथा A और Q के बीच में, ये बना दिया मैंने चौथा रेजिस्टेंस। और पांचवा P और B के बीच में, ये बना दिया मैंने पांचवा रेजिस्टेंस। अरे बाप रे सर, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ तो गधे यही तो कहा था। और जब R1 ओपन R2 1 ओपन 1 इक्वल्स टू 1 ओपन 1 के बराबर हो जाता, बीच वाले को हटा दे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर आ गया 2R और नीचे भी आ गया 2R, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? वापस R के बराबर आएगा। तो अब तो ऐसे सवाल को देखकर डायरेक्ट टिक कर आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है।
अब वो तो बात थी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, जहां R1 R2 R3 R4 के बराबर थे। अब बात करते हैं बॉस अनस्टेबल अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां R1 ओपन R3 जो है, ये ऊपर वाले दोनों जो हैं वो नीचे वाले दोनों के बराबर नहीं है। तो क्या है सर, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो इस केस में आपको कभी भी R इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछी जाएगी कि बीच वाला जो सर्किट R5 है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, और वो एम्स में पूछा जा चुका है। तो बहुत सिंपल है, जब ये वाला मामला भारी है भाई, सुन, यहां बैटरी से करंट आ रही है। अब इस करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर जाने का या नीचे जाने का। नीचे भाई बाधा कम है, प्रतिरोध कम है, रास्ता साफ है, ऊपर प्रतिरोध ज्यादा है, तो ये नीचे जाना प्रीफर करेगी या ऊपर जाना? सिंपल सी बात है सर, नीचे जाना प्रीफर करेगी। तो नीचे जाना प्रीफर करेगी, तो क्या वो ऐसे जाएगी ऊपर, क्या यहां से ऊपर जाएगी? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस कम है, यहां ऊपर जाएगी, तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? Q से P की ओर होगी। और इसका जस्ट उल्टा होगा तो मामला भी उल्टा हो जाएगा। कुछ सवाल है व्हीटस्टोन ब्रिज के, जिसको हम एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल कहते हैं। कुछ एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल है भाई, देखना क्या है। इस तरीके से आपको R दे रखा है, R इक्विवेलेंट निकालो। अरे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, क्या उठा के ले आए आप? अरे सुन मूर्ख, जब भी तुझे ऐसा दिखे तो ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब ऊपर वाला सिस्टम जो है उसका रेशो नीचे वाले के बराबर हो जाए तो बीच वाले का कोई महत्व नहीं रहता है। जब ऊपर वाला आ जाए तब नीचे वाले का कोई महत्व नहीं रहता है। यही बात तो मैं तुझे सिखाना चाहता था माय डियर फ्रेंड, और वही बात तुझे आज सिखा के जाऊंगा। तो ये बीच वाले को हटाओ, अब केवल ये इतना बच जाएगा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है भाई साहब, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? 3R होगा। इन तीनों का भी कितना होगा? 3R होगा। और ये दोनों पैरेलल में है तो 1.5R आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देख, सर इतना खतरनाक आदमी, इसको कैसे करा? अरे कुछ नहीं करना, 1 2 3, इन तीनों का रेशियो 1 2 3 के बराबर है। इस बीच वाले को हटाओ, इसका क्या काम है? इस बीच वाले का कोई काम नहीं है। और ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा फिर आपके सामने, फिर कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। और इस टाइप के सवाल नीट जेईई में बहुत पूछे जाते हैं। ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, और नीचे वाला भी हो गया 2R। 2R 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 तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो आंसर आ जाएगा 2R/3 अपना R इक्विवेलेंट। तो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी सवाल आपको सिखा दिए गए, ठीक है। अब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस पढ़ते हैं। तो एक सूत्र दिया जाता है कि R इक्वल्स टू R0 e की पावर अल्फा डेल्टा टी, जिसमें अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर ताप गुणांक। ताप गुणांक लिख लेना भाई, ताप गुणांक, ठीक है। और उसी में रो का भी फॉर्मूला दिया गया, रो इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। और रो कैसे डिपेंड करता है तो उसका एक ग्राफ भी दिया गया है, देख सकते हैं। बट इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। ई की पावर लॉग में कर लेगा तू सॉल्व? गधे, तेरे से गुणा भाग तो सही से होता नहीं है। तो ये बात अपने जैसे टीचर जानते थे, तो उन्होंने एक स्पेशल केस दिया। उन्होंने बोला कि अगर अल्फा डेल्टा टी का मान मिनिमम बहुत छोटा, अल्प स्मॉल हो, अगर वेरी वेरी स्मॉल हो, तो आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर ये सिंपल बात है, सिंपल है। अभी अगले सवाल में बता रहा हूं, अगली स्लाइड में जो सवाल है इससे भी नहीं कर पाएगा तू। R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 क्या है? देखो भाई, ये इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? इसने बोला T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 था, तो T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर ये आपको निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? देखो, पहले T1 पर जो रेजिस्टेंस था वो तो हो गया R0, ठीक है। डेल्टा टी की जगह अपन क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो पहले जो टेम्परेचर था वो माइनस ये वाला टेम्परेचर, और अल्फा जो कोफिशिएंट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहले बोल रहा हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका रेजिस्टेंस था 10 ओम, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको पूछ लिया। और अल्फा इक्वल्स टू आपको मान लीजिए 10 की पावर -5 दे रखा है। तो बहुत सिंपल है सर, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R आपको निकालना है, R0 आपको 10 दे रखा है, 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है? 10 की पावर -5। देखो 10 की पावर -5 इसलिए लगे ताकि बहुत छोटा लगे, प्लस डेल्टा टी कितना है? 20 माइनस 10, तो 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से निकालना है। अब 2 की जगह 3 पूछ लिया तब अपनी हवा टाइट होगी। मैंने बोला 20 डिग्री पर तो 20 ओम है, 50 डिग्री पर 60 ओम है, तो कौन से टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो 25 ओम हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भाई तेरे को इसको इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर तेरे को अल्फा निकालना पड़ेगा। जब तू 2 इक्वेशन बनाएगा अलग अलग, पहले इसकी इक्वेशन बनाना R इक्वल्स टू R0 से, फिर इसकी बनाना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तेरे को अल्फा मिलेगा। उस अल्फा को फिर तुझे इधर रखना पड़ेगा, तब जाकर तेरे को क्या मिल पाएगा? T मिल पाएगा। सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, अपने पास तो नीट में इतना समय नहीं होता है। तो अपन तेरे लिए ट्रिक लेके आए। क्या? सुन मेरी बात, तुझे ये फॉर्मूला याद कर लेना है सिंपल सा। इस फॉर्मूले से तेरे सारे सवाल बन जाएंगे।
क्या फॉर्मूला, आर टी माइनस आर टी वन ओपन टी माइनस टी वन, आर टी टू माइनस आर टी वन ओपन टी टू माइनस टी वन। यानी कि तीनों में से किसी भी एक टेम्परेचर को, तीनों में से किसी भी एक आदमी को तू क्या मान ले, टी मान ले, एक को T1 मान ले और एक को T2 मान ले। ध्यान रहे T1 इस फॉर्मूले में 2 बार आ रहा है, तो T1 ऐसा मामला लेना जिसकी दोनों चीजें दे रखी है। और मैं तो देखो मेरा तरीका मैं तुमको सिखा देता हूं, मेरा तरीका क्या रहता है, मेरा तरीका मैं तुमको सिखा देता हूं। मेरा तरीका रहता है कि जो T है वो निकालिए जो अननोन हो, तो मैं इसको हमेशा T मान लेता हूं और जो सबसे छोटा है उसको मैं T1 मान लेता हूं और दूसरे को मैं T2 मान लेता हूं। कैसे सोल्व करेंगे देखना, आर टी क्या अपन को दे रखा है, यस सर 25 माइनस आर T1, T1 क्या अपन को दे रखा है 20, यस सर। क्या T अपन को निकालना है, यस सर, माइनस T1, क्या T1 अपन को दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर। उसके बाद आर T2, क्या T2 अपन को दे रखा है, यस सर 50 डिग्री, सॉरी 60 माइनस T1 कितना दे रखा है 20, अपन 50 माइनस 20, क्या अपन T आराम से निकाल सकते हैं, यस सर। ये तो आपने धुआं बना दिया सर, अरे हमसे पढ़ते जाइए, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, पढ़ते जाइए बस, आप सब धुआं बना देंगे अपन। ये कितना हो गया 15 इक्वल्स टू 4T माइनस 80, ठीक है भाई, इसको इधर ले आओ तो 95 इक्वल्स टू 4T आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, तरीका है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखा रहे, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा। ये तीनों ग्राफ है रो के या आर के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर के लिए, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेल की, तो सेल में हमेशा आपको क्या होता है, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ दिया जाता है और आपको क्या पूछा जाता है, आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाता है। तो आपको यह समझ में नहीं आता सर कब प्लस करना और कब माइनस करना है। सुन मेरी बात, 2 कंडीशन होती है, पहला होता है डिस्चार्ज की कंडीशन और दूसरी होती है चार्जिंग की कंडीशन। तो जब भी बैटरी से धारा बाहर निकलती हुई दिखे तो वो डिस्चार्जिंग है। भाई करंट बाहर जा रही है तो चार्जिंग खत्म हो रही है। जब करंट अंदर आ रही है, भाई तू मोबाइल में चार्जिंग करता है करंट अंदर आती है नहीं, तो जब करंट अंदर आ रही है तो उसको कहेंगे अपन चार्जिंग वाली बात। और वो कहां से, वो देखना पॉजिटिव टर्मिनल से, हमेशा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव से दे रखा तो उल्टा कर देना। तो फिर क्या करना है, Vt इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जहां बाहर जा रही है वहां आई को माइनस करो, जहां अंदर आ रही है वहां आई को प्लस करो। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं बल्ब और हीटर। तो सुन भाई, बल्ब और हीटर का कंसेप्ट क्या रहता है, तो जीवन में कभी भी अपने घर पे बल्ब लाएगा तो उस बल्ब के ऊपर हमेशा रेटिंग रहेगी। रेटिंग कैसी रहेगी सर, उसके ऊपर आपको 2 चीजों की रेटिंग मिलेगी। पहला, वो कितना वोल्टेज सहन कर सकता है और वो कितना पावर सहन कर सकता है। तो एक आपको मिलेगा रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर। तो आपको जो भी रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर रहे उससे उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बल्ब का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो जो रेटेड रहेगा उससे निकालेंगे कैसे, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी रेटेड का स्क्वायर माइनस पी रेटेड, ठीक है। वी रेटेड का स्क्वायर अपन पी रेटेड से आप निकाल लीजिए। फिर आपको देखो, आपको सवाल में क्या पूछा जाएगा, अपने पास ये बल्ब है जिसकी रेटिंग ये है, तो बताइए उससे कितनी पावर आउटपुट होगी। अगर आपको यह पूछा है तो पावर आउटपुट निकालने के लिए तुझे क्या निकालना पड़ेगा, आपने कितना वोल्टेज इनपुट दिया, मतलब कि तेरे घर में, भाई तूने घर में ये बल्ब लगाया तो तेरे को ये जानना है कि कितना पावर देगा। तो तेरे को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि उस घर में कितने वोल्टेज की लाइन है। तो वी इन, आपने कितने वोल्टेज की लाइन लगाई है वो, और कितना रेजिस्टेंस है, वो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। वी स्क्वायर अपन आर इसका फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उस बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है वो निकालने के तेरे को V उसके ऊपर रेटेड का स्क्वायर ओपन P से निकालना पड़ेगा। जैसे कि एक सवाल है, एक बल्ब के ऊपर 200 वोल्ट और 100 वाट की रेटिंग है। ये क्या है, पावर रेटेड, और ये है V रेटेड। अब बोला कि 50 वोल्ट की पावर सप्लाई दूं तो मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। तो सर P आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले आपको V और R पता होना चाहिए। V तो पता है मेरे को, R नहीं पता। कैसे निकालेंगे, R निकालने के लिए सर आप V रेटेड का स्क्वायर ओपन P कर दीजिए। V रेटेड कितना है, 200 इंटू 200 ओपन 100, तो आंसर आ गया मेरे पास 400 ओम रेजिस्टेंस है। तो P आउटपुट कैसे निकालूंगा, P आउटपुट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P आउटपुट इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, V स्क्वायर ओपन R। तो V कितना है 50 इंटू 50 ओपन R कितना है 400। इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा, तो 25 ओपन 4 वोट जो है वो आउटपुट पावर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या मामला क्लियर है, 40 मिनट हो चुके हैं और अभी भी 10 मिनट का काम बाकी है। बल्ब का कॉम्बिनेशन कभी कभी पूछा जाता है, बट ध्यान रखे सीरीज के अंदर P इक्विवेलेंट जो होता है 1/P1 प्लस 1/P2 होता है, और पैरेलल के अंदर P1 प्लस P2 होता है। अब सुन मेरी बात, कंसेप्ट जो समझने का वो मैं तुझे बताता हूं। अब सीरीज के अंदर क्या होगा भाई, सीरीज में अगर कोई भी चीज लगी हुई है उसमें करंट हमेशा सेम रहेगी। तो सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा आउटपुट में क्या अंतर आएगा। आपको क्या पूछेंगे पता है, अगर कोई बल्ब है जिसके ऊपर पावर, 2 बल्ब है, एक के ऊपर पावर की रेटिंग 100 ओम है, सॉरी पावर की रेटिंग 100 वाट है
और दूसरे के ऊपर 200 वाट है। मैं यहां समझा देता हूं। तेरे पास है दो बल्ब, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2। तुझे क्या पूछेंगे, एक के ऊपर पावर की रेटिंग जो है वो 100 है और दूसरे के ऊपर 200 है। बता दोनों में से कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा अच्छे से जलेगा? तो सर 200 वाला ज्यादा जलेगा। अरे नहीं कहते, सुन, ये दे रखा है रेटेड, ये रेटेड है कि ये इतना सहन कर सकता है, बट कौन कितना ज्यादा करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? पी आउटपुट। कौन डिसाइड करेगा? पी आउटपुट। तो सुन, ये है पी रेटेड और ये है अपना पी आउटपुट। क्या यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। तो सुनना, आप मैं दो चीजें समझा रहा हूं तेरे को। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं सीरीज। सीरीज में समझना, सीरीज में क्या आई हमेशा सेम होती है? क्या आई हमेशा सेम होती है? यस सर। तो सर पी आउटपुट का जो फॉर्मूला था वो तो अपना था वी स्क्वायर अपन आर। क्या मैं इस वी स्क्वायर अपन आर को आई में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर, क्योंकि वी अपन को नहीं पता है सर, वी अपन को नहीं पता है। अपन को क्या पता है सर? अपन को आई पता है, क्योंकि आई कांस्टेंट है। मेरे को एक आदमी को कांस्टेंट करना होगा, किसी को भी, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं, पी आउटपुट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओम के नियम से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो सीरीज के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। अब यहां आई तो कांस्टेंट है, यानी कि मैं ये कह दूं सर कि पी आउटपुट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। तो सर हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सुन मेरी बात, तेरे को पी रेटेड दे रखा है, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? वी स्क्वायर अपन पी रेटेड। पी रेटेड, तो रेजिस्टेंस जो है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी रेटेड के? यस सर। यानी कि जिसकी रेटिंग जितनी ज्यादा है सर, उसका रेजिस्टेंस उतना कम है। इसकी रेटिंग ज्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्या आउटपुट करंट भी, सॉरी आउटपुट पावर भी कम आएगा। तो यही बात यहां समझाई कि आई सेम है तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे, सॉरी जैसे जैसे रेटिंग बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा और वैसे वैसे पी आउटपुट कम होगा। वही यहां पर वी स्क्वायर आर को यूज कीजिए, तो वी तो कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे आर बढ़ाओगे पी आउटपुट कम होगा, तो आर आपने पावर बढ़ाई तो रेजिस्टेंस कम हुआ, पी आउटपुट भी बढ़ गई थी। ये दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। आगे अब अपन चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की ओर। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है अपना गैल्वेनोमीटर, जिसका काम क्या है? वेरी लो वैल्यू ऑफ आई, धारा की बहुत कम जो वैल्यू होती है उसको मापता है, और मेन काम है इसका डायरेक्शन नापने का। दूसरा आता है अमीटर, किसी भी टाइप की करंट हो, बड़ी हो छोटी हो, सबको नाप लेता है अमीटर, ठीक है। इसको हमेशा सर्किट के अंदर किस क्रम में ऐड करते हैं? सीरीज में ऐड करते हैं, और आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। अब सुनना मेरी बात, अगर गैल्वेनोमीटर को आपको अमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, देखो गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट, कोई भी सर्किट है उसमें अमीटर को हमेशा ऐड किस में किया जाता है? सीरीज क्रम में ऐड किया जाता है। बट अगर आपको अमीटर बनाना है तो आपको हमेशा पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस ऐड करना होगा गैल्वेनोमीटर के। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस आप ऐड करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब आप इसको ऐड करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो आप बहुत उल्टे सीधे फॉर्मूले याद करते हैं, ए माइनस एक्स, कुछ नहीं करना है। सुन, जो करंट इस पूरे के अंदर आ रही है उसको कहेंगे रेंज करंट, जो इसकी रेंज है आई आर कहते हैं, टोटल करंट है। अब वो दो भाग में बटेगी, पहली जो इसमें जाएगी, दूसरी जो इसमें जाएगी। तो तेरे को कुछ नहीं करना है, जब भी सवाल पूछा जाए तेरे को इन 4 में से या इन 5 में से तेरे को एक चीज कोई भी पूछी जाएगी, तो तेरे को क्या करना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, उसका आई जी के साथ, करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि देखो ये दोनों सीरीज में, पोटेंशियल दोनों पे बराबर होगा, तो दोनों पे वी बराबर होगा, वी दोनों पे बराबर है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो आई इसमें कितनी जा रही है? आई जी इंटू जी, और इसमें आई एस इंटू एस, ठीक है। अब कई बार आई एस नहीं दे रखा होगा आपको, आई आर और आई जी दे रखा होगा, तो आई आर माइनस आई जी कर देना। एक सवाल से समझाता हूं, मैंने बोला रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, एक अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस, देखो आपको क्वेश्चन में कभी भी डायग्राम नहीं बना के दिया जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया, एक गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक है, ये अमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी रेंज 10 एम्पियर की है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से बना दिया। रेंज को 10 टाइम करने के लिए कितना शंट जोड़ा जाए? रेंज को 10 टाइम करने के लिए कितना शंट जोड़ा जाए? सुन मेरी बात, यहां 10 बह रही है, अब तू चाहता है कि इसके अंदर कितनी बह जाए? 100 एम्पियर। देख गैल्वेनोमीटर में 10 बह रही थी, अब तू चाहता है कि इसमें 100 बह जाए, इसीलिए तूने यहां शंट लगाया। तो अब कितना लगाया? तो टोटल धारा कितनी बहनी चाहिए इसमें? 100 एम्पियर, ठीक है। और पहले से 10 एम्पियर बह रही है, तो क्या आप बहुत आसानी से निकाल सकता है, अगर 10 इधर जा रही है क्या 90 इधर जाएगी? यस सर। तो 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 90 इंटू एस, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो एस इक्वल्स टू कितना आएगा? 100 ओपन 9। तो बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, कोई फॉर्मूला रटने नहीं है, कंसेप्ट समझिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मीटर ब्रिज से सवाल पूछा जाता है, यहां भी आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। देखो इसका जो कंसेप्ट है, ये जॉकी वगैरह होती है, ये करते हैं वो करते हैं, वो नहीं समझेंगे। मेन पूछा जाता है आपको बैलेंस लेंथ, तो कुछ नहीं करना है। 2 रेजिस्टेंस दिए होंगे, पहला रेजिस्टेंस जो मीटर ब्रिज का दिया रहता है, दूसरा अननोन होता है जो पूछा जाता है, और एक लेंथ आपको दी रहती है या फिर दूसरी लेंथ आपको निकालनी होती है। टोटल लेंथ 100 होती है,
एक बैलेंस लेंथ कहते हैं जिसको स्मॉल एल कहते हैं, ठीक है। अगर वो आपको निकालनी है तो दूसरी अपने आप 100 माइनस एल होगी, और ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिए रहेंगे। क्या करना है, ऊपर जो लेंथ है उसका नीचे रेजिस्टेंस के साथ बराबर कर देना, और ऊपर जो लेंथ है उसका नीचे वाले के साथ, मतलब एल ओपन आर इक्वल्स टू 100 माइनस एल ओपन एक्स। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, अपने सवाल बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, जितनी भी चीजें थी वो कवर करवा दी गई है 40 मिनट के अंदर अंदर। कुछ सवाल जो है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे तो चैप्टर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से ये चैप्टर आपको खत्म करवा दिया गया है। तो प्लीज गाइज आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, विद्या बांटने से बढ़ती है, शेयर तो कर दीजिएगा। बाकी आप जैसे ही नीचे जाएंगे वीडियो में, आप उसको जब वर्टिकल मोड में फोन को करेंगे, आप ऐसा जब ऐसा आप इस फोन को करेंगे तो अब यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स जो आता है उसको साइड में स्वाइप करेंगे तो हाइप पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर अपना हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा, वीडियो की हाइप जरूर बना दीजिएगा। और मेरा बस एक ही मोटिवेशन है, एमबीबीएस के साथ इतना सब मैनेज कर रहा हूं तो बस एक ही मोटिवेशन है कि आपके लिए मैं कुछ बेटर कर पाऊं, ताकि मेरे जीवन में भी कुछ बेटर हो पाए, ठीक है। मैं चीजों को सीखूं, मेरा पढ़ाना एक पैशन है, उस पैशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं तभी मोटिवेट रह पाऊंगा जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। तो एक दो प्यारे से कमेंट जरूर 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 करके जाना। अगर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतने कम समय में दिन के दो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, ठीक है। और एक लेक्चर आपको 40 मिनट का दिखता है पर उसके पीछे 4 घंटे की मेहनत होती है। तो 4-5 घंटे की मेहनत की जाती है और दिन में 2 मतलब 8-10 घंटे की मेहनत की जाती है। तो उसको इसी से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।